गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे लास्ट के लेक्चर में बच्चों हमने देखा था विलयन के बारे में। और विलयन के बारे में हमने देखा था कि विलयन की सांद्रता के हिसाब से विलयन तीन तरह का था: तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के संदर्भ में मैंने तुम्हें बताया था कि कोई विलयन जिसके अंदर विलेय के अंदर उसकी मैक्सिमम अमाउंट यानी जितनी उसकी क्षमता है उतने तक उसमें विलायक अगर मिला हुआ है तो इस तरीके के विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार इसकी रीडिंग करते हैं बच्चों। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ में घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन के विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक घुलनशीलता की परिभाषा है कि घुलनशीलता क्या होती है। उसके बाद में बच्चों, यदि एक विलयन के विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त हो कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा में विलायक की सांद्रता कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सांद्रता बताइए उन्होंने बच्चों क्या कहा है। देखो, विलायक की मात्रा हमने पढ़ा था विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय तथा विलायक। तो विलायक की जो मात्रा है उसको आपको या तो द्रव्यमान में लेना है बच्चों या फिर आयतन में, और कितने विलयन में वो कितने विलेय में वो घुला हुआ है। तो इन दोनों की मात्रा का जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां, लेकिन हम यहाँ सिर्फ तीन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है बच्चों? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का पूरा द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसमें बच्चों हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा में 100 आया है। ठीक है, तो विलेय आपने कितना लिया है, ठीक है, और पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन का आयतन। यहाँ पे देखो बच्चों, विलयन का द्रव्यमान था, यहाँ पे विलयन का आयतन है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये प्रतिशत है द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान का। ये जो प्रतिशत है ये है द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान का, लेकिन आयतन में प्रतिशत, और जो ऊपर वाला है वो द्रव्यमान में प्रतिशत है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उदाहरण, अब ये उदाहरण है बच्चों, यहाँ पे इसको आप लोग देख के समझ के अपने आप से करें। इसके बाद में निलंबन, हम अगले विषय पर चलते हैं बच्चों कि निलंबन क्या है। यहाँ हमने देखा विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन एक सामांगी मिश्रण था। अब हम निलंबन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। निलंबन वैसे तो एक मिश्रण का ही प्रकार है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाए गए विषमांगी घोल जो कि ठोस द्रव फिर परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रह जाते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो निलंबन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें जो निलंबित कण होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है और वो हमें सिंपली आंखों से देखने पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, इनका आकार होता है बच्चों ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब कि 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, निलंबन के गुण पढ़ते हैं हम। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अब ये जो बच्चों तीसरा वाला पॉइंट है ये है टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड। तो जैसा मैंने आपको कहा था मैं टिंडल इफेक्ट बताऊंगा, मैं बताता हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट होता है कि देखो बच्चों क्या होता है, जब किसी मिश्रण के अंदर उपस्थित कण प्रकाश की किरणों से टकराकर उसे उसके पथ से विचलित कर देते हैं तब वह प्रकाश अपने अभिगामित पथ पर हमें आता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप झाड़ू वगैरह लगाते हो तो किसी रोशनदान से जो रोशनी आती है वो उड़ते हुए धूल के कणों से टकरा के हमें आती हुई दिखती है। ठीक है ना, तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने बात करी निलंबन की,
तो विलयन में तो जो कणों का आकार था वो बहुत छोटा था, लेकिन निलंबन में जो कणों का आकार है वो इतना बड़ा है कि उससे प्रकाश टकरा के अपने पथ से विचलित हो सकता है। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। निलंबन क्या करता है? टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का कोई प्रकीर्णन नहीं होता और जो टिंडल प्रभाव है वो रुक जाता है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। कोलाइड विलयन क्या है? कोलाइड विलयन देखो बच्चों क्या होता है, जैसे हमने अभी दो प्रकार के विलयनों के बारे में पढ़ा, एक तो था समांगी मिश्रण जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन था, विलयन था। दूसरा हमने पढ़ा निलंबन। इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन में क्या होता है, हमने देखा था कि भाई निलंबन में आकार था विलयन में आकार था लेस देन 1 नैनोमीटर, है ना। निलंबन में आकार था ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर या फिर 1000 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर बोलते हैं हम, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। और जो कोलाइड का आकार होगा बच्चों वो होगा ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को बच्चों। हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी बच्चों। पहली थी विलयन, दूसरी हमने पढ़ी निलंबन, और तीसरी हमने पढ़ी है कोलाइड। ओके, तो ये जो विलयन था बच्चों, इसके अंदर जो कणों का आकार था वो कितना था? 1 नैनोमीटर से भी कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। निलंबन में कणों का आकार कितना था? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, और कोलाइड में कणों का आकार कितना होगा? इन दोनों के बीच में होगा बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। ओके, अपने आप हो गया ये आपको साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन स्मॉल देन का साइन लगाया मैंने। ठीक है, तो ये है कि ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। तो ये जो अवस्था होगी ये विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है बच्चों। इसमें कणों का आकार ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना तो ज़्यादा छोटा होता है। निलंबन में हमने पढ़ा कि जो कणों का आकार है वो इतना बड़ा है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और वो कण नीचे की तरफ आके बैठ जाते हैं। लेकिन कोलाइड के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता और ये कण नीचे की तरफ आके नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताई हैं प्रॉपर्टीज कोलाइड की। एक बार इसको किताब में देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 2.2 में दिए गए समूह में द में पृथक किए गए मिश्रण को कोलाइड का विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह विलयन विषमांगी मिश्रण जैसे दूध में तेल की बूंदों का मिश्रण होता है। कोलाइड कणों के छोटे छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण में आसानी से नजर आते हैं। जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर इनको नाम दिया गया है बच्चों। एक कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल के कणों और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तब वह टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल में कोहरे के छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। इसकी डायग्राम दिखाता हूँ बच्चों। फिर ये टेबल है, इस टेबल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये टेबल किस तरीके से बनती है। कोलाइड की टेबल होती है कि कौन सा कोलाइड किसमें कौन सा विलय मतलब कौन सा इसमें। अब देखो बच्चों, कोलाइड की जब हम बात करते हैं तो विलय विलायक काम में नहीं लेते, वहां पे हम लोग काम में लेते हैं प्रक्षेपण प्रवस्था और प्रक्षेपित माध्यम। ठीक है, जैसे विलय और विलायक है वैसे कोलाइड के दो
मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रक्षेपण प्रवस्था और एक होता है प्रक्षेपित माध्यम। तो किस प्रक्षेपण प्रवस्था को किस प्रक्षेपित माध्यम में मिलाएंगे तो किस प्रकार का कोलाइड बनेगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पे जो जंगल वाला डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, देखो बच्चों इस टाइप की आपको रोशनी आती हुई दिख रही है, ये है कोलाइड के कणों से स्कैटर्ड हुए हुए लाइट की डायग्राम और टिंडल प्रभाव। ओके बच्चों, आज का लेक्चर ओवर होता है। थैंक यू।